यहाँ पे बच्चों मैंने लास्ट टर्म पे आपके पास एक चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशंस का डिस्कशन करना स्टार्ट किया था। और जैसा कि आप जानते हैं उसमें मैंने कई तरह की रिएक्शंस भी बताई थी कि रिएक्शंस कितने तरह की होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसे करके मैंने आपको एक नोट्स क्रिएट करके दिए थे और ये सब आपके स्कूल लेवल क्वेश्चंस भी कुछ डिस्कस किए थे। तो यहाँ से बच्चों हम आगे कंटिन्यू करेंगे और फर्दर हम लोग टाइप्स ऑफ रिएक्शन को थोड़ा सा ब्रीफ व्यू में देखेंगे, इसको ब्रीफ कैसे करते हैं और फिर हम लोग फर्दर क्वेश्चंस करेंगे। सबसे पहले बच्चों यहाँ पर हम लोग कुछ रिएक्शंस को बैलेंस कर लेते हैं। तो बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस आप हेडिंग डाल सकते हैं, बैलेंस द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो बच्चों मैं बीच में आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी बताऊंगा, तो वो सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी आपको धीरे धीरे समझने पड़ेंगे। चलिए, तो बच्चों सबसे पहली रिएक्शन है, दिस इज कॉपर प्लस ऑक्सीजन। तो बच्चों ऑक्सीजन एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करती है, मेटल जो है एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन हमेशा O2 के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है और ये बन गया कॉपर ऑक्साइड। तो बच्चों हमसे कहा जाता है कि सबसे पहले आप इस रिएक्शन को बैलेंस करिए। तो बैलेंस करते समय आपका ध्यान जाएगा कि सर लेफ्ट हैंड साइड पे 2 ऑक्सीजन, राइट हैंड साइड पे 1 है, तो राइट हैंड साइड पे भी 2 कर देते, तो वहां पे 2 कॉपर हो गया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 2 कॉपर हो गया। तो ये रिएक्शन तो बेहद आसान थी, लेकिन बच्चों अगर आप टाइप्स ऑफ रिएक्शंस भी समझना चाह रहे हैं तो वो भी साथ में समझिए, उसका भी मैं ब्रीफ रिव्यू दे रहा हूँ, बाद में भी दूंगा। इसका ब्रीफ रिव्यू ये है बच्चों कि अगर आप कॉपर और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं, क्या करते हैं, कॉपर और ऑक्सीजन को कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो बच्चों कॉम्बिनेशन रिएक्शन या आप इसको सिंथेसिस भी कह सकते हैं या कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी कह सकते हैं। कॉम्बिनेशन का मतलब क्या हुआ कि कॉपर और ऑक्सीजन गैस आपस में कंबाइन करके कॉपर ऑक्साइड बना रहे हैं, ये इसका मतलब हुआ। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन की पहचान ये है कि राइट साइड में एक ही तरह का प्रोडक्ट बनेगा, एक से ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बनेंगे। मतलब कॉपर ऑक्साइड के साथ अगर आप सोच रहे हैं कोई दूसरा भी एक और कंपाउंड बन जाए तो वो नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो ये इसकी पहचान भी होती है कि राइट साइड में एक ही तरह का कंपाउंड बनेगा। और बाकी आप देखिए ना, टर्म्स में भी आ रहा है कि कॉपर और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन करते हैं तो कॉपर ऑक्साइड बनता है। बच्चों इसको लिखने के कई तरह के वे हो सकते हैं, आपको कंफ्यूज करने के तरीके भी होते हैं। तो बच्चों कॉपर ऑक्साइड एक बार देख लेते हैं वो बना कैसे, कॉपर और ऑक्सीजन से बना है। बच्चों आपको वैलेंसी नहीं लर्न है तो आप धीरे धीरे आप उसको लर्न करने की कोशिश करिए, और अगर आप डेफिनेशन भी नहीं जानते तो वो भी मैं आपको बीच में डिस्क्राइब कर दूंगा। देखिए जरा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, ठीक है। तो बच्चों आपको ये तो पता पड़ गया ना कि ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, -2। और अगर आप 2 भी कहेंगे तो चलेगा, बेसिकली बच्चों हम लोग प्लस माइनस इसलिए लिखते हैं क्योंकि अगर हम प्लस माइनस साइन के साथ लिख रहे हैं तो वो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है, लेकिन अगर हम सिर्फ 2 बोल रहे हैं तो वो उसकी वैलेंसी बनाता है। यानी वैलेंसी में कोई साइन नहीं होता है प्लस माइनस का, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट बोलते हैं तो उसमें प्लस माइनस का साइन होता है। लेकिन बच्चों आप शुरुआत से ही प्लस माइनस के साइन यूज करके चलेंगे तो आपको आने वाली क्लासेस में प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो आप प्लस माइनस साइन जरूर यूज करें। छोटी क्लासेस में प्लस माइनस साइन पे महत्व नहीं दिया जाता है, इंपॉर्टेंस नहीं दिया जाता है, लेकिन इंपॉर्टेंस इसी का ही है कि आप प्लस माइनस साथ में लिखें। और इसका भी बच्चों में एक रोल आपको बता देता हूँ, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। तो इसको जब आप कॉन्फ़िगरेशन में लिखेंगे तो पहली शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, दूसरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ऑक्सीजन अपने ऑक्टेट को, ऑक्टेट मतलब आउटर मोस्ट ऑर्बिटल को कंप्लीट करने के लिए क्या चाहेगा कि ये स्टेबल तभी हो सकता है अगर ये 6 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे। 6 इलेक्ट्रॉन लूज करते ही इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा 2 का, क्योंकि फर्स्ट शेल में 2 होते हैं। या तो उसको कोई यहाँ पे 2 गेन करा दे, अगर इसने किसी ने 2 गेन कर लिया इसने कहीं से तो 6 2 8 हो जाएगा, तो भी स्टेबल हो जाएगा। अब जो वैलेंसी जो है आपके कोर्स में डेफिनेशन होती है कि कोई भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लूज करें या गेन करें उसकी वैलेंसी होगी। अब बच्चों आप कहोगे कि ऑक्सीजन की तो 2 तरह की हो सकती है, क्योंकि ये 6 लूज करेगा तो भी स्टेबल हो जाएगा और 2 गेन करेगा तो भी स्टेबल हो जाएगा। लेकिन बच्चों आपको समझना पड़ेगा कि आपके कोर्स में जो वैलेंसी चलती है ज्यादातर वो चलती है 1 2 3 4, मतलब 4 से ज्यादा वैलेंसी चलती नहीं है। तो 6 इलेक्ट्रॉन तो ये लूज करेगा तो उसकी वैलेंसी 6 हो जाएगी, तो 6 वैलेंसी कोर्स में ही नहीं है, इसलिए क्या करेगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। और वैसे भी बच्चों ऑक्सीजन जो है नॉन मेटल है, नॉन मेटल इलेक्ट्रोनेगेटिव इन नेचर होते हैं, उनके ऊपर माइनस का चार्ज होता है,
नॉन मेटल क्या होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनके ऊपर माइनस का चार्ज होता है, इसलिए वैसे भी इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इसलिए इसकी वैलेंसी क्या होगी, -2। बच्चों ये भी याद रखिए, जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसकी प्लस में लिखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसकी माइनस में, क्योंकि मान लो मैं अगर तविशी से कुछ रुपए लेता हूं तो मैं कर्जदार हूं तविशी का, ठीक है ना। मान लो मैंने तविशी से 2 रुपए लिए, तो हमारा, अगर पंकज ने तविशी से 2 रुपए लिए तो पंकज पे आएगा -2, और तविशी ने 2 रुपए पंकज को दिए तो तविशी पे आएगा +2। क्यों? क्योंकि तविशी पैसे वाली थी, तभी उसने 2 रुपए दिए, है ना। अगर वो पैसे वाली होती ही नहीं तो 2 रुपए कहां से देती, ठीक है ना। इसलिए तविशी ने जब 2 रुपए दिए तो तविशी प्लस में थी, +2, और पंकज ने 2 रुपए लिए तो -2। तो वैसे ही बच्चों, अगर ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, ठीक है, तो उसकी वैलेंसी क्या होगी, -2। अगर आप वैलेंसी को ऑक्सीडेशन स्टेट कह के चलेंगे तो भी ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। तो चलिए, तो बच्चों ये बात आपको क्लियर हो गई होगी कि यहाँ से कि ऑक्सीजन की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो -2 है, या वैलेंसी आप कहेंगे तो वो 2 है। अब बच्चों आपने क्या देखा, आपने देखा कि यार तभी ये कॉपर ऑक्साइड बन रहा है, इसको क्रिस क्रॉस मेथड कहते हैं, उससे कॉपर ऑक्साइड बन गया, ठीक है ना, 1 और 1 का रेशियो आ गया। लेकिन बच्चों इसमें कॉपर की वैलेंसी क्या थी, कॉपर सर 2 थी, तो उसको लिखने का 2 मेथड होता है। या तो आप इसको कॉपर ऑक्साइड लिख सकते हैं, या तो आप इसको कॉपर ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, या आप उसको कॉपर 2 ऑक्साइड भी लिख सकते हैं। ये बच्चों 2 मेथड होते हैं लिखने के, ये बच्चों 2 मेथड होते हैं लिखने के। तो आप दोनों मेथड को ध्यान से देख सकते हैं, या तो आप कॉपर ऑक्साइड कहिए या कॉपर 2 ऑक्साइड करिए, ब्रैकेट में रोमन नंबर्स में, जैसे आप रोमन नंबर समझते हैं ना, जैसे आप क्लास फर्स्ट में, सेकंड में, थर्ड में, तो ये रोमन नंबर्स में आपकी क्लास में लिखा भी रहता है, स्कूल की क्लास में। तो बच्चों यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट्स को रोमन नंबर्स में लिखते हैं, तो कॉपर सेकंड ऑक्साइड इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो बच्चों ये 2 मेथड होते हैं उसको लिखने की, ठीक है। मेरे ख्याल से आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और ये बच्चे एक एग्जांपल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी, किसका है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का भी, और कई सारी बुक्स में कॉम्बिनेशन को सिंथेसिस रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं बी वाले पार्ट में। बी वाले पार्ट में बच्चे एक रिएक्शन दी गई है, वो है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन दैट गिव्स अमोनिया। बच्चों जब आप ये रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तो ये रिएक्शन में आपको साइन बनेगा डबल एरोस में लगेगा। बच्चों अगर सिंगल एरो होता है तो उस रिएक्शन को कहते हैं इररिवर्सिबल रिएक्शन। कैसी है, इररिवर्सिबल, मतलब कॉपर ऑक्साइड बनने के बाद वो रिएक्शन कॉपर ऑक्साइड से फर्दर कॉपर और ऑक्सीजन में ब्रेक नहीं हो सकता। तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल रिएक्शन। जब इस तरह का साइन हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल। क्या कहते हैं, इररिवर्सिबल, IR रिवर्सिबल, ठीक है। इसको कहते हैं इररिवर्सिबल, मतलब कॉपर ऑक्साइड बनने के बाद कॉपर ऑक्साइड फर्दर ब्रेक नहीं होगा कॉपर और ऑक्सीजन। रिएक्शन अगर फॉरवर्ड हो गई तो पूरी फॉरवर्ड हो जाएगी। लेकिन बच्चों नाइट्रोजन हाइड्रोजन जब अमोनिया बनाते हैं तो ये रिएक्शन इररिवर्सिबल नहीं होती है, ये रिवर्सिबल होती है, क्योंकि इसमें आगे और पीछे का साइन दोनों होता है। तो आप इसको रिवर्सिबल रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों मैं सारे एक्स्ट्रा पॉइंट भी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनते चले जाइएगा कि रिवर्सिबल रिएक्शन का साइन कैसे इंडिकेट किया जाता है, इररिवर्सिबल रिएक्शन का साइन कैसे इंडिकेट किया जाता है। इन फ्यूचर बच्चों जब आप पढ़ेंगे तो आपको ये भी पता पड़ेगा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को कंबाइन करने पर जो अमोनिया गैस बनती है, इस प्रोसेस को हैबर प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को हैबर प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। और ये हैबर प्रोसेस से लेबोरेटरी प्रिपरेशन है, लेबोरेटरी मेथड से अमोनिया का प्रिपरेशन है, इसको हम हैबर प्रोसेस के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों लेबोरेटरी मेथड में हैबर प्रोसेस को यूज करके हम अमोनिया का प्रिपरेशन करते हैं। और बच्चों अमोनिया किसान जो है खेती में बहुत ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, एज अ फर्टिलाइजर। चलिए अब बच्चों इस रिएक्शन को बैलेंस करना है, बैलेंस करने के लिए आपके पास खूब सारे मेथड है, आप यूज करेंगे। आप कहेंगे सर नाइट्रोजन एक है राइट हैंड साइड पे, तो हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक कर दो। देखो सर यहाँ पे एक है ना नाइट्रोजन, तो हमने कहा लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक कर दो। क्योंकि सर यहाँ तो 2 है, 2 को 1 बनाने के लिए क्या करते हैं, सर 2 को 1 बनाना है तो हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पे कितने हैं, 2 है। 2 को 3 बनाने के लिए हम क्या करते हैं, 3/2 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो रिएक्शन बैलेंस हो गई। लेकिन कहोगे सर रिएक्शन में बाई टू तो बहुत अजीब लगता है, तो हमने कहा कोई बात नहीं, इस पूरी रिएक्शन में किसका मल्टीप्लाई कर दो, 2 का। जैसे ही 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 2/2 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे 3/2H2 हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो चाहे आप ऊपर वाली रिएक्शन लिखिए चाहे नीचे वाली रिएक्शन लिखिए, बात एक ही होती है, लेकिन प्रेफर्ड नीचे वाली रिएक्शन। ठीक है, तो बच्चों कभी भी अगर आपको हैबर प्रोसेस से अमोनिया का प्रिपरेशन करना हो तो आप क्या लिखेंगे, N2 + thrice H2 दैट गिव्स ट्वाइस अमोनिया। इसको आपने बैलेंस भी किया। बाय द वे बच्चों ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी चल रहे हैं बैलेंसिंग के साथ साथ, तो वो भी आपको समझना है। बच्चों ये कौन सी रिएक्शन हुई, प्रोफेसर बहुत आसान है, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन कर रहे हैं और अमोनिया का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो सर वंस अगेन ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन ही क्या हुई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो बच्चों ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपके रिकॉर्ड्स भी हो रहे हैं, आप जरूर ध्यान से उसको समय मिलने पे दोबारा भी सुन सकते हैं, सी पॉइंट। उसके बाद बच्चों है आपके पास सोडियम प्लस ऑक्सीजन दैट गिव्स सोडियम ऑक्साइड। अब बच्चों सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हो सकता है आप ये लिख दें, हो सकता है आप ये लिख दें, लेकिन अब अगर आप चेक करना चाहें तो आप इसको करेक्शन में भी ला सकते हैं। सोडियम की वैलेंसी बच्चों +1 होती है, ऑक्सीजन की मैंने रटवा चुका हूँ -2 होती है। तो मेरे हिसाब से आपने सोडियम ऑक्साइड का फॉर्मूला गलत लिखा है, सोडियम ऑक्साइड इज Na2O। क्या होगा, Na2O। ऊपर बच्चों अमोनिया का भी देख लेते हैं। बच्चों अमोनिया बनाने के लिए हाइड्रोजन की वैलेंसी +1 होती है, नाइट्रोजन की वैलेंसी -3 होती है। ठीक है ना, आप देख भी सकते हैं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 5 होता है। 5 को आप क्या लिखेंगे, नहीं नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो 7 को बच्चों आप क्या लिखेंगे, 2,5। तो बच्चों अब 5 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो वैलेंसी 5 हो जाएगी, जो कि कोर्स में है नहीं। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा आउटर मोस्ट शेल में, इसलिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, -3। तो बच्चों की एटॉमिक नंबर भी आपको इंडिकेट करता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों, 7। और ध्यान से देखो बच्चों अमोनिया बनके प्रिपेयर होगी, अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। तो बच्चों कहीं भी अगर आपको कंपाउंड लिखने में प्रॉब्लम हो तो वैलेंसी आपकी पूरी हेल्प करने के लिए खड़ी रहेगी। आगे देखते हैं बच्चों, राइट हैंड साइड में देखिए सोडियम कितना है, 2। लेफ्ट हैंड साइड पे सोडियम कितना है, 2। राइट हैंड साइड में ऑक्सीजन कितना है, 1। लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, 2। तो क्या करोगे बच्चों, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो यहाँ पे भी 1 ऑक्सीजन हो गया। देख लीजिए बच्चों कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। ध्यान से देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 1 ऑक्सीजन है, राइट हैंड साइड पे भी देखो 1 ऑक्सीजन 1 ऑक्सीजन, 2 सोडियम 2 सोडियम। क्लियर है, तो ठीक है बच्चों उसको वापस 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 2 जा 4 Na हो जाएगा, 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो O2 हो जाएगा, और ये 2 Na2O हो जाएगा। तो बच्चों ये आपका कंप्लीट हो गया, दिस इज योर फाइनल रिएक्शन। और इसको हम लोग कैसी रिएक्शन के नाम से जानेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। किस नाम से जानेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कुछ पूछना चाहती है, तो बच्चों आपको एक्स्ट्रा पॉइंट जम करके मिल रहे हैं, उनका भी फायदा उठाते रहिए। तो बच्चों ये सारी रिएक्शंस आपकी बुक से ही चल रही हैं, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं बना रहा हूँ। चलिए बच्चों अब आप इस रिएक्शन में देखिए कितने एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको सीखने के लिए मिलेंगे। तो बच्चों जो रिएक्शन थी अभी तो मैंने एज इट इज कॉपी ही कर दी है। चलिए, तो बच्चों एक रिएक्शन होती है, हो सकता है आपने बचपन में सीखा हो कि कभी भी एसिड को बेस से कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट प्लस वाटर। क्या ये आपने कभी सुना है, एसिड और बेस कंबाइन करते हैं तो क्या बनता है, सॉल्ट और वाटर। तो बच्चों ये आपकी रिएक्शंस जो होती है ये आपके पेट में ही होती है। कैसे होती है, मान लीजिए कभी कभी आपने ज्यादा खाना खा लिया या खाना समय पे नहीं खाया तो एक्सेस एसिड क्रिएट हो जाता है। देखिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, जैसे आपके खाने खाने का रूटीन जो है वो 2 बजे का है, लेकिन 2 बजे आपको खाना नहीं मिला, लेकिन पेट को तो पता था ना कि हमको 2 बजे खाना मिलता है, तो उसने क्या क्रिएट कर दिए, आपके पेट में एसिड्स क्रिएट कर दिए खाने को डाइजेस्ट करने के लिए। लेकिन आपने खाना तो खाया ही नहीं 2 बजे, तो पेट में क्या क्रिएट हो गई, एसिडिटी, गैस, ये सारी चीजें क्रिएट होने लगती है। क्यों, क्योंकि आपने खाना समय पे नहीं खाया। लेकिन पेट को तो पता था डेली आप 2 बजे खाते हैं, लेकिन 2 बजे आपने खाया नहीं, तो कैसे क्रिएट हो गए पेट में, एंजाइम्स, एसिड सब क्रिएट हो जाते हैं। पेट में आपको फील भी आने लगता होगा कि भूख लग रही बहुत कस के, लेकिन कुछ खाने को नहीं मिला तो एसिड्स तो क्रिएट हो गए।
वो तो इसलिए क्रिएट हो रहे हैं क्योंकि इनको पता है भाई खाना मिलेगा तो डाइजेस्ट करना है, इसलिए एसिड्स क्रिएट हो। लेकिन आपको खाना तो मिला नहीं, तो आपके पेट में क्या आ गया, एक्सेस एसिड आ गया। अब उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए आप क्या लेते हैं, इनो। इनो क्या होता है, बेस। तो बेस को एसिड मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर बन करके क्रिएट हो जाता है और आपके पेट को आराम मिलता है। ऐसा भी होता है बच्चों, जब आप शादी में जाते हैं तो खाना भी आप जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, तो वो खाना डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। उस डाइजेस्ट जब खाना नहीं हो पाता तो एसिड्स उस केस में भी क्रिएट हो जाते हैं, ठीक है ना। तो एसिड जब क्रिएट होंगे तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी फिर आपको इनो लेना पड़ेगा, तभी वो सॉल्ट प्लस वाटर। सॉल्ट क्या होता है बच्चों, एक प्रेसिपिटेट होता है। जब आप वॉशरूम जाते हो तो आपका सारा सॉल्ट निकल जाता है वाटर के साथ, ऐसे समझो, तब आपको पेट में काफी आराम मिलता है। तो बच्चों एक रिएक्शन है ये, एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर। इस रिएक्शन का नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो आपने एक टाइप ऑफ रिएक्शन और भी जाना, उसको क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। तो बच्चों ऐसा कभी भी दिखे तो न्यूट्रलाइजेशन होता है। और बच्चों ये आपका कौन सा बेस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। बच्चों ये एक स्ट्रॉन्ग बेस होता है। बेस वीक भी होते हैं, स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। अभी आपके कोर्स में स्ट्रॉन्ग है, मैं वीक वीक बेस भी आपको बता देता हूँ, आपने रिसेंटली पढ़ा है। तो वीक बेस बच्चे होता है अमोनिया। अमोनिया एक बेसिक इन नेचर होता है, लेकिन वो वीक बेस होता है, ठीक है। वो आपकी पढ़ाई में आगे आएगा। अभी आप ये जान लीजिए कि सोडियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है। कैसा है, स्ट्रॉन्ग बेस है। सल्फ्यूरिक एसिड कैसा है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन सल्फेट या सल्फ्यूरिक एसिड। हाइड्रोजन सल्फेट कोई नहीं कहता है, सल्फ्यूरिक एसिड इसका नाम होता है। ये भी कैसा है, स्ट्रॉन्ग। इसने क्या बना दिया, सॉल्ट। बच्चों सॉल्ट की भी एक कहानी होती है। कभी भी अगर आपके पास एसिड, एसिड के H को अगर आप रिप्लेस कर दें किसी सॉफ्ट मेटल से, आपके कोर्स में दो तरह के सॉफ्ट मेटल्स हैं, एक है पोटेशियम और एक है सोडियम। कभी भी एसिड के H को अगर आप सॉफ्ट मेटल से रिप्लेस कर देंगे तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट। क्या बन जाएगा, सॉल्ट। कभी भी एसिड के H को आप सॉल्ट, आप एक सॉफ्ट मेटल कौन कौन से होते हैं, सोडियम और पोटेशियम। जैसे ही आप एसिड के H को एक सॉफ्ट मेटल से रिप्लेस करेंगे तो क्या बन जाता है, सॉल्ट। तो सर और एग्जांपल है, हमने कहा बिल्कुल है। HCl भी होता है, एक एसिड है। क्यों एसिड है, क्योंकि एसिड की प्रॉपर्टी होती है जब वो ब्रेक होता है तो H प्लस आयन देता है ना। तो अगर बच्चों अगर हम HCl लिखते हैं और HCl के हाइड्रोजन को सोडियम से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बन गया, सोडियम क्लोराइड। सॉल्टी तो होता है। HCl लिखते हैं, HCl में H को हम पोटेशियम से रिप्लेस कर देते हैं तो क्या बन गया, पोटेशियम क्लोराइड। ये क्या होता है, सॉल्टी तो होता है। तो याद रखिए कभी भी एसिड के H को अगर हम रिप्लेस कर देते हैं किसी भी सॉफ्ट मेटल से तो क्या बनता है, सोडियम सल्फेट विच इज नोन एज सॉल्ट। और ये तो बच्चों वाटर तो आप जन्म से ही जानते हैं, ठीक है। तो बच्चों आपको ये भी पता होना चाहिए कि अगर कोई बेस है आपके कोर्स में है तो वो क्या देगा, OH आयन देता है ब्रेक होने पर। देखो उसके पास OH आयन है, इसे NaOH को जब आप ब्रेक करोगे तो ये Na प्लस और OH माइनस में ब्रेक हो जाता है। 100% ब्रेक होगा, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस पूरी तरीके से कंप्लीटली ब्रेक हो जाते हैं, तो Na प्लस OH माइनस में ब्रेक हो जाता है। ये बात समझ में आई। और अगर मान लीजिए आपके पास HCl है तो एसिड क्यों है, क्योंकि H प्लस आयन देता है इसलिए एसिड है, ठीक है ना। बेस होगा तो OH माइनस आयन देगा। सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO, इसको ब्रेक करिए तो क्या बनेगा, ट्वाइस H प्लस SO4 2 माइनस। तो देखो उसने H प्लस आयन दिया, तो ये भी क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। एसिड की प्रॉपर्टी क्या है आपके कोर्स में, जो H प्लस आयन दे। बेस क्या होगा, जो OH माइनस आयन दे, ठीक है ना। अगर बच्चों आपको ब्रेक करना नहीं आता तो इन फ्यूचर वो भी आप सीख जाएंगे, अभी तो मैं आपको सिर्फ एक्स्ट्रा पॉइंट्स दिए। चलिए इस रिएक्शन को बच्चों हम लोग बैलेंस करते हैं। तो आप रेडी हैं इस रिएक्शन के लिए, तो कैसे रिबैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले
बैलेंस करते हैं। कैसे बैलेंस करेंगे बच्चों? 2 सोडियम इधर, 2 सोडियम इधर, एक सल्फेट वहां, एक सल्फेट वहां, एक वाटर वहां है, मेरे ख्याल से 2 वाटर हो जाएंगे। देखो बच्चों 4 हाइड्रोजन हो गए ना वहां पे, तो देखो 2 हाइड्रोजन इधर है, देखो ध्यान से 2 हाइड्रोजन इधर है, 2 हाइड्रोजन इधर है, तो 4 मोल वाटर, 4 हाइड्रोजन इधर हो गए, और 2 ऑक्सीजन इधर है, तो ध्यान से देखो 2 ऑक्सीजन इधर है, और सल्फेट तो बच्चों मैंने पूरा ही पूरा ले लिया। तो ये रिएक्शन बच्चों पूरी तरह से बैलेंस हो, ठीक है, ये रिएक्शन पूरी तरह से बैलेंस हो गई। अब बच्चों मैं इसको ब्रेक करता हूँ, बाकी रिएक्शन आप करिए जरा। ये बच्चों तो वही मैंने आपके साथ कहा था कि आपको बाकी रिएक्शंस आप अटेम्प्ट करिए, तो 2 रिएक्शंस बची थी मैंने आपको दी थी। अभी मैंने जो उससे पहले बच्चों रिएक्शन करी थी उसका टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन आपको याद रखनी होगी कि एसिड प्लस बेस इज इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर होता है। चलिए ABCD, तो बच्चों ई वाला पार्ट अब हम अटेम्प्ट करते हैं। दिस इज एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन, ध्यान से देखिएगा, एल्यूमिनियम प्लस क्लोरीन क्या बनता है? एल्यूमिनियम क्लोराइड। ऐसा बच्चों दिया गया है बना करके, हो सकता है आप एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला गलत लिख लें, तो उससे बचने के लिए आप क्या लिखिएगा, पहले एल्यूमिनियम लिख लीजिएगा, उसका एटॉमिक नंबर लिख लीजिएगा, उसका कॉन्फ़िगरेशन लिख लीजिएगा, फिर आपको दिखाई देगा कि यार एल्यूमिनियम तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। भाई एल्यूमिनियम के पास 2 ऑप्शन है, या तो उसको स्टेबल करने के लिए यहाँ कोई इसको 5 इलेक्ट्रॉन दे दे, तो यहाँ 8 हो जाएंगे। अब 5 वैलेंसी कोर्स में है ही नहीं, तो ये क्या करेगा, सीधा सीधा 3 लूज कर देगा। और वैसे भी बच्चों एल्यूमिनियम मेटल है, ये वायर्स में यूज किया जाता है, कॉपर वायरिंग, एल्यूमिनियम वायरिंग, ये मेटल है ना। तो मेटल हमेशा क्या करते हैं, वैसे भी इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो एल्यूमिनियम की वैलेंसी कितनी हुई, +3। कितनी हुई, +3। और क्लोरीन बच्चों नॉन मेटल भी है, और क्लोरीन की वैलेंसी बच्चों मैंने लास्ट क्लास में भी आपको लर्न करा दी थी, नहीं लर्न है तो आप लर्न कर लीजिए, और साथ में एक बार फिर से समझ लीजिए कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17, जिसको हम लिखते हैं 2,8,7। यानी यहाँ पर बच्चों अगर हम एक इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वैलेंसी -1 है। और वैसे भी ये नॉन मेटल। बच्चों आपके दिमाग में और भी चीजें चल रही होंगी कि सर मेटल नॉन मेटल आप कैसे पहचानते हैं, तो ये बच्चों पीरियोडिक टेबल में आपको डिस्क्रिप्शन में बताया गया। तो पीरियोडिक टेबल आपको पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम आपको और भी चीजें सिखाएंगे, अभी तो मैं जितना हो पाता हूँ यहीं पे बता रहा हूँ कि क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल, एल्यूमिनियम क्या है, मेटल। तो बच्चों मेटल मेटल आपस में पार्टिसिपेट नहीं करते, मेटल और नॉन मेटल जब कंबाइन करेंगे तभी जाके कंपाउंड बनेगा। तो आप समझ गए होंगे एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3, काफी देर से समझ गए होंगे क्यों भाई। एल्यूमिनियम क्लोराइड का फॉर्मूला कितना होगा, AlCl3। क्या बात समझ गए बच्चों? बैलेंस करना है, ऐसी बैलेंस करते, देखिए डायरेक्टली कर लेते हैं बच्चों। 2 और 3 को सेम फैक्टर बनाने के लिए एक काम कर लीजिए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई। देखिए ध्यान से बच्चों, 2 3 जा 6, 6 क्लोरीन, 3 2 जा 6 क्लोरीन, लेकिन चक्कर में क्या पड़े, 2 एल्यूमिनियम की तो है, तो 2 मल्टीप्लाई रिएक्शन बैलेंस। तो बच्चों आप इन फ्यूचर ये भी पढ़ेंगे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड जो होता है ये डाइमराइज कर जाता है, यानी इसके 2 मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन कर जाते हैं। जैसा कि आपने देखा इसके 2 मॉलिक्यूल, ये 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके एक बटरफ्लाई स्ट्रक्चर भी बनाते हैं जिसका नाम होता है Al2Cl6। क्या नाम होता है, Al2Cl6। इन फ्यूचर आप सीखेंगे, आपको पता पड़ेगा, लेकिन मैंने आपको अभी से ही बता दिया कि AlCl3 क्या करता है, ये डाइमराइज मतलब इसके 2 मॉलिक्यूल्स कंबाइन करके क्या बना देते हैं, Al2Cl6, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, बटरफ्लाई तितली जैसा जैसे स्ट्रक्चर होता है वैसा स्ट्रक्चर इसका बन के आता है। जब आप पढ़ेंगे भविष्य में तो आपको और भी क्लियर होगा। चलिए बच्चों आगे वाले पार्ट की तरफ चलते हैं, लास्ट वाली रिएक्शन है, उसमें लिखा है Fe प्लस H2O। Fe प्लस H2O क्या बना है, Fe3O4 प्लस हाइड्रोजन गैस। ऐसा बच्चों एक रिएक्शन आपको दी गई है।
तो सबसे पहले बच्चों इस रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। क्या कितने हैं बच्चों? Fe3, तो 3Fe कर देते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन कितने हैं बच्चों? 4 ऑक्सीजन, 4 ऑक्सीजन कर देते हैं। हाइड्रोजन कितने बच्चों? 8, तो 8 हाइड्रोजन। रिएक्शन बैलेंस। क्या रिएक्शन सभी को समझ में आई किस तरह से लिखी? क्यों भाई? अब आप कहोगे सर इसकी एनालिसिस कैसे होती है? इसकी एनालिसिस बच्चों करने के लिए FeO और Fe2O3 इसको आप कंबाइन जब करते हैं तब जाकर के क्या बनता है? Fe3O, ये इसका मिक्सचर। अब आप कहोगे Fe और Fe2O3 क्या होता है सर? हमने कहा बेटा कभी भी आपसे कहा जाए फेरस ऑक्साइड और कभी भी आपसे कहा जाए फेरिक ऑक्साइड, तो Fe3O4 जो है बच्चों कॉम्बिनेशन है फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड। फेरस का मतलब होता है उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, और फेरिक का मतलब होता है उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होती है। तो फेरस कहा जाएगा तो +2, फेरिक कहा जाएगा +3। याद रखने का तरीका क्या है? हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के नाम के आगे इक लग जाता है। क्या लग जाता है? इक, यानी कि फेरिक। तो आयरन की दो तरह की होती है, एक होती है फेरस, एक होती है फेरिक। अगर आप फेरस कहेंगे तो +2, फेरिक कहेंगे तो +3। तो बच्चों से आप समझ गए होंगे इससे FeO बनेगा, और उससे आप समझ गए होंगे कि इससे Fe2O3 बनेगा, और इनके कॉम्बिनेशन से क्या बनता है? Fe3O4। यानी ऊपर वाली रिएक्शन को बच्चों फर्दर ब्रेक करके भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं 3Fe plus 4H2O that gives FeO plus Fe2O3 plus 4H2। हाइड्रोजन गैस होती है तो उसको मैंने हवा में उड़ा भी दिया। बोलो भाई समझ पाए? तो बच्चों जब Fe होता है तो उसको क्या कहते हैं? फेरस। क्या कहते हैं? फेरस ऑक्साइड। और उसका नाम क्या होता है? फेरिक ऑक्साइड। क्या नाम आता है? फेरिक ऑक्साइड। तो बच्चों आपको ये तो पता पड़ गया ना कि आयरन की दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक होती है +2 और एक होती है +3। क्योंकि बच्चों मेटल्स क्या होते हैं ना, मेटल्स चले जाते हैं ट्रांजिशन स्टेट में। बेसिकली ये सब आगे आपको पढ़ाया जाएगा कि मेटल्स के पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं, तो उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, कम हो जाते हैं, ग्राउंड स्टेट में अलग होते हैं, एक्साइटेड स्टेट में अलग होते हैं। इसलिए आयरन की दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट एग्जिस्ट करती है। तो बच्चों मैंने अभी आपको जो एक्सप्लेनेशन दिया वो आप भूल जाइए, अभी तो सिर्फ ये याद रखिए कि आयरन की दो तरह की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, एक होती है +2 और एक होती है +3। इसे आपको याद रखना, ठीक है? चलिए बच्चों, मेरे ख्याल से बच्चों आपको बहुत अच्छे से ये बैलेंसिंग समझ में आ गई होगी। इसको यहाँ से ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने के साथ हम लोग चलेंगे फर्दर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो आप सब रेडी हो जाइए, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस।